नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी जानने वाले हैं जिसने हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जी हाँ, वही नाम जिसने भारत के इतिहास के सबसे शानदार और टिकाऊ साम्राज्यों में से एक मुगल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? कैसे मध्य एशिया की एक छोटी सी रियासत का सिर्फ 12 साल का एक राजकुमार, जिसे अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया था, वो हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े और अमीर मुल्क का शहंशाह बन गया? उसकी कहानी में जिद है, जुनून है और हाँ, बेइंतहा क्रूरता भी। तो बाबर के इस जबरदस्त जुनून को समझने के लिए ना सबसे पहले उसके खानदान को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रगों में इतिहास के दो सबसे बड़े, सबसे खूंखार विजेताओं का खून दौड़ रहा था। पिता की तरफ से वो था तैमूर का वंशज और माँ की तरफ से कोई और नहीं बल्कि महान मंगोल विजेता चंगेज खान का वंशज। अब आप ही बताइए, ऐसी विरासत के साथ ये कोई हैरानी की बात है क्या कि बाबर को लगता था कि पूरी दुनिया जीतना ही उसकी किस्मत में लिखा है। लेकिन देखिए, एक महान खानदान से होना किसी आसान सफर की गारंटी नहीं होता। असल में बाबर के शुरुआती साल तो बस किसी तरह जिंदा रहने और जो कुछ थोड़ा बहुत उसके पास था उसे बचाने की एक लगातार जद्दोजहद थे। मतलब जरा सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में बाबर को फरगाना की गद्दी मिल गई, जो आज के उज़्बेकिस्तान में एक छोटी सी रियासत थी। लेकिन ये कोई फूलों की सेज नहीं थी। पहले दिन से उसे अपने ही लालची रिश्तेदारों और पड़ोसियों से जूझना पड़ा, जो बस मौके की तलाश में थे कि कब उसकी गद्दी छीन ले। लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना, उसका जुनून, वो था समरकंद। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, नहीं, ये उसके परदादा तैमूर की शानदार राजधानी थी। ये उस हर चीज का सिंबल था जो उसे लगता था कि विरासत में उसी का है। वो इस सपने के पीछे सचमुच पागल था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 बार उसने समरकंद पर कब्जा करने की कोशिश की और तीनों बार वो बुरी तरह फेल हुआ। अब देखिए, इतनी नाकामयाबी किसी को भी तोड़ सकती थी, पर बाबर के साथ उल्टा हुआ। इन हारों ने उसके इरादों को एक और भी बड़े इनाम की तरफ मोड़ दिया। तो हुआ ये कि 15 सालों तक, मतलब 1497 से 1512 के बीच, उसकी जिंदगी बस समरकंद के लिए लड़ते लड़ते ही गुजरी, खासतौर पर उज़्बेक नेता शबानी खान के खिलाफ। लेकिन फिर आया साल 1504 और कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। उसने काबुल पर कब्जा कर लिया। मध्य एशिया में अपना सब कुछ हारने के बाद काबुल उसका नया बेस बना और यहीं से उसकी नजरें घूमी दक्षिण की ओर, हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत की तरफ। तो मध्य एशिया में अपना सपना टूटने के बाद बाबर ने अपना पूरा ध्यान एक नई जगह पर लगाया, हिंदुस्तान। यहाँ की बेशुमार दौलत, यहाँ की विशाल जमीन, और ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अहम चैप्टर साबित होने वाला था। और फिर देखिए, सिर्फ 4 साल और 4 बड़ी लड़ाइयाँ। इन 4 लड़ाइयों ने पूरे उत्तर भारत की किस्मत लिख दी। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, इनमें से हर एक जीत आने वाले मुगल साम्राज्य की नींव का एक एक पत्थर बनती गई। इनमें सबसे जरूरी लड़ाई थी पहली वाली, पानीपत की। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की फौज बहुत बहुत बड़ी थी और उसके सामने बाबर की सेना तो कुछ भी नहीं थी। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जो लोदी के पास नहीं था, तोपें और बारूद। जब उन तोपों ने आग उगलनी शुरू की तो उनकी जोरदार आवाज ने, जो हिंदुस्तान में पहले कभी इस तरह नहीं सुनी गई थी, लोदी के हाथियों में भगदड़ मचा दी। पूरी सेना तितर-बितर हो गई और बाबर को एक ऐसी जीत मिली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पानीपत के बाद बाबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थे मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा। 1527 में खानवा की लड़ाई में जब उसने ताकतवर राजपूतों को हरा दिया तो बाबर ने खुद को गाजी का खिताब दिया। इसका मतलब होता है धर्म योद्धा। देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मूव था, अपनी जीत को एक मजहबी जंग का रंग देने का तरीका, ताकि उसकी सेना एक मकसद के लिए एकजुट होकर लड़े। लेकिन साम्राज्य बनाने की हमेशा एक बहुत बड़ी कीमत होती है। बाबर की ये शानदार जीतें भी मुफ्त में नहीं मिली और इसकी कीमत हिंदुस्तान ने चुकाई, अपने खून और आंसुओं से। हाँ, इन जीतों ने एक साम्राज्य तो खड़ा कर दिया, लेकिन इस चमक दमक के पीछे बर्बादी और तबाही की एक ऐसी कहानी है जो दिल दहला देती है।
उस जमाने के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि दिल्ली, आगरा और मेवाड़ जैसे इलाकों में जबरदस्त तबाही मची थी। सिर्फ हजारों सैनिक ही नहीं, बल्कि न जाने कितने आम लोग, आम नागरिक भी इस जंग की भेंट चढ़ गए। बाबर की वही तोपें जो मैदान जंग में उसकी जीत की वजह बनी, वही शहरों के लिए कहर बन गई। और यही नहीं, जीत के बाद कई मंदिरों और पुरानी इमारतों को भी या तो लूट लिया गया या फिर तबाह कर दिया गया। और ये कोई बाद में गढ़ी गई बात नहीं है। खुद बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में हिंदू राजाओं पर मिली जीत को एक मजहबी जीत बताया है। उसके अपने शब्द साफ साफ बताते हैं कि उसकी सोच क्या थी और उसके इरादे क्या थे। तो फिर इस सब के बाद बाबर की विरासत क्या है? उसे किस तरह याद किया जाना चाहिए? चलिए एक नजर डालते हैं कि वो अपने पीछे क्या छोड़ गया। बाबर की मौत 1530 में आगरा में हुई, लेकिन उसका दिल हमेशा मध्य एशिया के लिए ही धड़कता रहा। इसीलिए उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। वो अपने बेटे हुमायूं के लिए एक नया नवेला साम्राज्य तो छोड़ गया, लेकिन साथ ही दो ऐसी चीजें भी दे गया जो हमेशा याद रखी जाएंगी। एक, मुगल वंश, जिसने सदियों तक हिंदुस्तान पर राज किया, और दूसरा, भारत की लड़ाइयों में तोपखाने का इस्तेमाल। और हाँ, एक और चीज, उसकी अपनी जबरदस्त ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा, जो हमें एक विजेता के दिमाग के अंदर झांकने का एक अनोखा मौका देती है। और इसी के साथ हम वापस अपने पहले सवाल पर आ जाते हैं। आखिर बाबर था कौन? एक ऐसा विजनरी जिसने एक साम्राज्य बनाया और भारत को एक नई शक्ल दी, या एक बेरहम हमलावर जिसने यहाँ सिर्फ तबाही मचाई? शायद जवाब ये है कि वो दोनों ही था। उसकी विरासत आज भी उतनी ही उलझी हुई और विवादों से भरी है जितनी उसकी अपनी जिंदगी थी। और ये हमें एक बात याद दिलाती है कि इतिहास कभी भी सिर्फ काला या सफ़ेद नहीं होता।